Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center class 11 Sociology, and here we are part third of Understanding Social Institutions. अब यहाँ पे टॉपिक जो डिस्कस हो रहा है दैट इज फॉर्म्स ऑफ मैरिज, कि शादी की जो है वो कितनी फॉर्म्स हैं, किस तरीके से जो हैं। बेसिकली हम इंडिया में इस चीज़ को देखने वाले हैं। सो मैरिज की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स, की कितने पार्टनर्स होंगे आपके, ठीक। और उसके अलावा आप किस तरीके से, क्या लेजिटिमेसी रहेगी, क्या वो मोनोगैमी है, पॉलीगैमी है। मोनोगैमी मतलब एक जने से शादी करना, पॉलीगैमी मतलब ज़्यादा जनों से शादी करना। मोनोगैमी का मतलब क्या है कि एक ही स्पाउस होगा एक ही टाइम पे। अब अंडर दिस सिस्टम अगर जो मैन है जिसकी एक ही वाइफ है या वुमेन है उसका एक ही हस्बैंड है तो उसको बोलते हैं मोनो एंड्री, मोनोगैमी बोल सकते हैं आप उसको, मोनोगैमी, मोनो शादी। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो वो पॉलीगैमी हो जाती है। मोनोगैमी बहुत आपको वाइडली देखने को मिलती है, बट हाँ पॉलीगैमी भी देखने को मिलती है। कुछ ऐसे कल्चर रिलीजन है जिसमें अलाउ है कि यू कैन हैव मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड। अब इन मेनी सोसाइटी जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर परमिटेड टू मैरी अगेन अगर फर्स्ट स्पाउस की डेथ हो जाती है, और इवन डिवोर्स के बाद जो है आप दूसरी शादी कर सकते हो, बट दे कैन नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस एट द सेम टाइम। तो वो मोनोगैमस मैरिज जो है वो कहलाती है। री मैरिजेस जो है ऑन द डेथ ऑफ वाइफ, ये मेन के लिए एक नॉर्म के जैसा है कि हाँ करनी करनी है, उनको कर ही लेते हैं वो, चाहे वो अपर कास्ट हिंदू विडोज हों। पर पहले की अगर हम बात करें तो जो अपर कास्ट हिंदू विडोज थी ना, दे वर डिनाइड दैट द कैंपेन फॉर विडो रीमैरिज वाज अ मेजर इशू इन 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट्स। पहले तो आप ये देखो वो सती प्रथा थी कि बिल्कुल आग में ही डाल देते थे महिलाओं को, बट उसके बाद धीरे धीरे वक्त बदला, हालात बदले। पर 19th सेंचुरी में क्या दिक्कत थी कि हाँ हम विडो की रीमैरिज नहीं होने देंगे। बट हमें ये सारी चीज़ें मे बी शायद इतना ना पता हो कि इन टुडे मॉडर्न इंडिया नियर 10% ऑफ ऑल वुमेन एंड 55% ऑफ वुमेन ओवर 50 ईयर्स आर विडोज। जी हाँ, अगर ओवरऑल आप ये देखो मॉडर्न इंडिया में लगभग 10% जो सारी वुमेन है ना वो विडो हैं, और 50 ईयर्स से ऊपर ना 55% महिलाएं विडो हैं। पॉलीगैमी क्या डिनोट करेगा? मैरिज टू मोर देन वन मेट एट वन टाइम and takes the form of either that could be monogyny। monogyny मतलब one husband और two with two or more wives। गायनी का मतलब होता है लड़कियां, गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं ना जो लड़कियों की डॉक्टर होती हैं, वुमेन की डॉक्टर। तो पॉलीगाइनी यानी कि एक से ज़्यादा लड़कियां यानी एक से ज़्यादा वाइफ्स। और पॉली एंड्री, एंड्री का मतलब होता है मेल, तो वन वाइफ जिसके एक से ज़्यादा हस्बैंड है। यूजुअली जहाँ पे आप ये देखो एक से ज़्यादा हस्बैंड कब होंगे? जब इकोनॉमिक कंडीशन हार्श होगी, एक जना खर्चा नहीं उठा पाएगा, तो वहाँ पे जो है वो पॉलीएंड्री की प्रथा वहाँ पे है। सिंस इन सच सिचुएशन एक सिंगल मेल जो है वो एडिक्वेटली नहीं सपोर्ट कर सकता एक वाइफ को, चिल्ड्रन को, एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन में, तो उसके दो हस्बैंड हो सकते हैं। अब जो मैटर है अरेंजिंग मैरिजेस का, उसके रूल्स और परसेप्शन अगर हम देखें तो कुछ सोसाइटीज़ हैं जिसमें जो डिसीजन है रिगार्डिंग मेट सिलेक्शन वो पेरेंट्स और रिलेटिव्स ही करते हैं। इनफैक्ट आज भी हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा डेवलप होने के बावजूद भी बहुत अजीब नज़रों से देखा जाता है अगर आप अपनी मर्जी से शादी करना चाहो तो। अब रूल्स क्या है एंडोगैमी और एक्सोगैमी के? एंडोगैमी का मतलब होता है अपनी ही कास्ट में या अपनी ही बिरादरी में शादी करना, और एक्सोगैमी होता है अपनी बिरादरी से बाहर निकल के शादी करना। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंटरकास्ट की एक हिंदू एक मुस्लिम से शादी करना चाहते हैं। इट्स एक कास्ट के अंदर ही इतनी ज़्यादा हिरारकीज बना रखी है कि बनिए लोगों की शादी बनिए लोगों में होगी, ब्राह्मण की ब्राह्मण में ही होगी। सो वो लिमिट कोई भी हो सकती है, वो सोसाइटी अपने आप तय करेगी। तो इन सम सोसाइटीज जो रिस्ट्रिक्शंस हैं सबटल हैं। कुछ हैं इंडिविजुअल हु कैन और कैन नॉट बी मैरिड आर मोर एक्सप्लिसिबली एंड स्पेशली डिफाइंड। अब जो फॉर्म्स ऑफ मैरिज है दे आर बेस्ड ऑन रूल्स गवर्निंग एलिजिबिलिटी, इन एलिजिबिलिटी ऑफ मेट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक साथ देखे जाते हैं। एंडोगेमी का मतलब क्या है? एक इंडिविजुअल मैरी करेगा अपने कल्चरली डिफाइंड ग्रुप्स में, अपना ही एक कल्चरली डिफाइंड ग्रुप होगा उसका, उधर ही उसकी शादी होगी। जैसे कास्ट हो गया। एक्सोगैमी रिवर्स है जिसमें इंडिविजुअल अपने ग्रुप से बाहर शादी कर सकते हैं। अब एंडोगैमी और एक्सोगैमी है ये कुछ सर्टेन किनशिप ग्रुप है, जैसे कि किस अपने किस क्लैन में करनी है, किस कास्ट में,
किस रेस में, किस रिलीजियस ग्रुपिंग में, किस एथनिक में। इन इंडिया जो विलेज एक्सोगैमी है वो प्रैक्टिस होती है कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। अब विलेज एक्सोगैमी इंश्योर की जो डॉटर्स हैं वर मैरिड इनटू फैमिली फ्रॉम विलेजेस फार अवे फ्रॉम द होम। अब एक एक्सोगैमी का फॉर्म ये है कि बहुत दूर किसी और बिरादरी में ही शादी करनी है, क्योंकि वो मानते हैं एक ही बिरादरी के सारे लोग भाई भाई जैसे हैं और भाई बहनों में थोड़ी ना शादी करेंगे। अब ये जो अरेंजमेंट है इट इंश्योर्ड स्मूथ ट्रांजिशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ द ब्राइड इनटू एफिनल होम विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ हर किंसमैन। अब जो जोग्राफिकल डिस्टेंस है प्लस अनइक्वल रिलेशनशिप इन द पैट्रिलिनियल सिस्टम इंश्योर्ड कि जो मैरिड डॉटर है वो डिड नॉट गेट टू सी देयर पेरेंट्स टू ऑफन। अब देखो अगर दूर दूर शादी करनी होगी तो लड़कियों को शादी के बाद बाहर जाना होगा, क्योंकि ये चीज़ तो अब तक समाज एक्सेप्ट कर चुका था कि लड़कियां ही जाएंगी। सो अब अपने नेटल होम से, अपने घर से एक तरीके से अलग होना होता है, एक बहुत ही सैड ओकेजन होता है जिसको विदाई बोलते हैं। तो एक ये छोटी सी प्यारी सी पोयम दे रखी है जो दर्द बयां कर रहे हैं, पेन ऑफ डिपार्चर, कि फादर हम एक फ्लॉक ऑफ बर्ड जैसे हैं, मुड़ जाएंगे और हमारी फ्लाइट बहुत ऊपर होगी। वी नो नॉट टू विच रीजन वी विल गो। हम नहीं जानते कि हम किस घर में जाने वाले हैं, हमें नहीं पता वो जगह कैसा है, बट फिर भी हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। अब जो फादर हैं वो बोलते हैं कि आई शैल रिमूव अ ब्रिक, मैं एक ईंट हटा देता हूँ ताकि तुम्हारी डोली वहाँ से गुजर चुके, वहाँ से डोली वहाँ से जा सके और तुम अपने घर जाओ। ससुराल को अपना घर बोला जाता है इंडिया के अंदर। एंड जब तुम छोटी थी मैं तुम्हारे बाल बनाया करता था और फिर अचानक से एक दूल्हा आया और तुम्हें यहाँ से ले जाने लगा। ड्रम जो थे बहुत ज़ोर से लाउडली बीट करते हैं, शहनाई बजती है बहुत सॉफ्टली, और किसी स्ट्रेंजर का एक बेटा आता है और तुम्हें मुझसे छीन के ले जाता है। सो ये एक तरीके से दर्द थोड़ा बयां करने की कोशिश की गई है कि वो जो डिपार्चर का पेन है वो कैसा है। ऑल्दो ये जो डिपार्चर का पेन है ये बहुत ज़्यादा खुशी का कारण होता है, क्योंकि समाज में ऐसा है, मैरिज को बिल्कुल ऐसा अव्वल दर्जा दे रखा है कि शादी तो करनी ही करनी है और विदाई भी होनी ही होनी है और महिलाओं को घर से बाहर जाना ही जाना है। तो समाज की टोटल प्रथा है। तो एक चैन की सांस लेता है एक बेटी का बाप जब वो शादी कर देता है लड़कियों की। सो दैट्स व्हाट द सोसाइटी करंट टाइम पे अगर हम बात करें तो इस तरीके से फंक्शन कर रही है। अब डिफाइनिंग सम बेसिक कंसेप्ट पर्टिकुलरली दोज ऑफ फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। एक फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन का है जो एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होते हैं। जो अडल्ट मेंबर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों का ध्यान रखना। और किनशिप टाइज आर कनेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड एस्टैब्लिश आइदर थ्रू मैरिज और थ्रू लाइन्स ऑफ डिसेंट। किसी भी तरीके से वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। उसके अंदर कनेक्टिव ब्लड रिलेटिव्स भी होता है जैसे कि मदर, फादर, सिबलिंग, ऑफस्प्रिंग। अब मैरिज कैन बी डिफाइंड एज सोशली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन बिटवीन टू अडल्ट इंडिविजुअल। यस, मैरिज का कंसेप्ट ही कहाँ से शुरू हुआ था? मैरिज का कंसेप्ट ही सोसाइटी में ये है कि नाउ टू एडल्ट्स कैन हैव सेक्स, नाउ टू एडल्ट्स कैन हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप, और फिर वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगर मैरिज नहीं है देन समाज के हिसाब से यू आर नॉट अलाउड, यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग। बट व्हेन यू आर मैरिड यू हैव अ परमिट कार्ड, एक इनविजिबल परमिट कार्ड होता है कि भाई अब जो करना है आप वो कर सकते हैं। तो जब दो पीपल मैरी करते हैं दे बिकम किन टू वन अनदर। अब जो मैरिज बॉन्ड है वो कनेक्ट करेगा एक वाइडर रेंज ऑफ पीपल को। तो भैया शादी जो होती है ना वो किसी एक लड़के लड़की की नहीं होती है। इंडिया के अंदर तो खासकर दो परिवारों की शादी हो रही होती है, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ब्लड रिलेटिव, चाचा, ताऊ, ताई, फूफा, मामी, नाना, सब कोई आ जाता है। जो फैमिली ऑफ बर्थ है उसको फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहते हैं, और जिस फैमिली में शादी होती है उसे फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहते हैं। तो ओरिएंटेशन जिस परिवार में आप पैदा हुए, प्रोक्रिएशन जिस परिवार में आप जा रहे हो। अब ये जो किन है हु आर रिलेटेड थ्रू ब्लड, जो ब्लड खून का रिश्ता होता है उन्हें कॉन्सैंग्विनल किन बोलते हैं, कॉन्सैंग्विनल किन। और वो जो किन होते हैं जो मैरिज से रिलेटेड होते हैं उन्हें एफाइन्स बोलते हैं। एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से अट्रैक्शन, तो एफाइन वर्ड यहाँ पे यूज होता है। एज वी मूव ऑन द नेक्स्ट सेक्शन ऑन वर्क एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, आप क्या नोटिस करोगे कि किस तरीके से फैमिली और इकोनॉमिक लाइफ भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो एक छोटा सा ये पैराग्राफ दे रखा है इसके अंदर। There was no occupation which Tiny's granny had not tried at some stage of her life.
From the time she was old enough to hold her own cup, she had started working at odd jobs in people's houses in return for her 2 meals a day and cast of clothes. इसमें बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देख लो, जो ओल्ड एज के लोग हैं ना, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो लिटरली उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. ऑल्दो आफ्टर अ टाइम ये ड्यूटी है जो उनके बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो या वो किसी भी जेंडर के हों, कोई अदर जेंडर के हों, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो उनका ध्यान रखें. पर कई सारा ऐसा परिवार हम देखते हैं जो ध्यान रखना तो बहुत दूर की बात, उनको ठीक से ट्रीट भी नहीं करते हैं. ऑल्दो हमारा लॉ भी है, सीआरपीसी का जो सेक्शन 125 है, वो बोलता है कि अगर कोई अडल्ट मेल है जो कमाता है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वाइफ, अपने माइनर बच्चों और अपने ओल्ड एज पेरेंट्स का ध्यान रखे. बट फिर भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें स्टेजेस ऑफ लाइफ देखने को मिलती है. तो टाइनी की जो ग्रैनी है, ग्रैंड मदर है, जिस एज में उनसे एक चाय का कप नहीं पकड़ा जाता, वो दूसरों के घरों में जाके काम करती हैं ताकि 2 वक्त की उन्हें रोटी और कपड़े मिल सकें. सो एग्जैक्टली जो odd jobs है ना, only those who have been kept at them at the age when they ought to have been laughing and playing with other children. Anything from the uninteresting duty of shaking the baby's saddle to massaging the master's head come under the category of odd jobs. So ये जो odd job है ना, हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर एज में ये odd ना हो, बट when you are at an old age और आप अपनी लाइफ के लिए कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, बट आपको एक ऐसी चीज़ करने को मिल रही है जो आप नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, वो सब ओल्ड जॉब में आ जाता है. अब इसका मेजर रीज़न क्या होता है, जो कई सारी रिसर्च बोलती है, वो ये बोलती है कि जो वुमेन है वो बेसिकली अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखती हैं. मेजरली क्या होता है कि मेल्स के नाम पे प्रॉपर्टी ली जाती है. इवन जो शादी के टाइम दहेज की प्रथा हमारे यहाँ सबसे घिनौनी प्रथाओं में से एक, उसमें भी जो सामान मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है, वो मेल की फैमिली को मिलती है. तो आफ्टर एन एज, और जो अगर हम देखें तो एवरेज एज वुमेन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैन, तो आफ्टर अ टाइम विडोहुड के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसके बाद जो उस समय महिलाओं की स्थिति है वो बहुत गड़बड़ हो जाती है. सो ये बेसिक चीज़ें हैं. नाउ अब आता है हमारा टॉपिक वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ. छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में. सो थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.